जेनेटिक कोड के बारे में बच्चों हम समझ रहे थे। जेनेटिक कोड में अभी तक हमने ये सीखा कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं और कैसे उनकी डिस्कवरी हुई थी। डिस्कवरी का क्रेडिट 3 साइंटिस्ट को गया था, निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना। निरेनबर्ग एंड मथाई ने एंजाइमेटिकली आरएनए बनाया था और खुराना साहब ने केमिकली आरएनए बनाए थे, जिसमें इन्होंने कोपोलीमर भी बनाए, होमोपोलीमर्स भी बनाए थे। क्लियर। अब हम जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं। जेनेटिक कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है ट्रिपलेट इन नेचर। ट्रिपलेट नेचर नाम से समझ में आ रहा है कि एक कोडोन के अंदर 3 नाइट्रोजन बेस होना चाहिए। 3 है तभी उसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। तो पहली प्रॉपर्टी ट्रिपलेट इन नेचर। ट्रिपलेट इन नेचर का मतलब होता है अ कोडोन इज कंपोज्ड ऑफ 3 एडजेसेंट नाइट्रोजन बेस। 3 एडजेसेंट, 3 पास पास जो नाइट्रोजन बेस है उन सबको मिलाकर ही, तीनों को मिलाकर ही एक कोडोन कहा जाता है। अच्छा, कोडोन का काम होता है अमाइनो एसिड को कोड करना। अगर बच्चों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे दिया कि सपोज करिए एक mRNA में नाइट्रोजन बेस 90 है। क्वेश्चन दिया कि एक mRNA में नाइट्रोजन बेस 90 है, तो बताइए इसमें कितने कोडोन बनेंगे। अच्छा, कोडोन कितने से बनता है? 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। तो अगर इसको 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो टोटल कोडोन यहाँ पर आ जाएंगे 30। अच्छा, 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 3 नाइट्रोजन बेस, जैसे ये A, ये U और ये G, ये 3 मिलकर ही तो एक कोडोन बनाते हैं। एक कोडोन में 3 आते हैं, तो 3 से डिवाइड किया तो टोटल कोडोन 30 आ जाएंगे। और जितने कोडोन होंगे उतने ही यहाँ पर अमाइनो एसिड कोड हो सकते हैं, यानी डिसाइडेड अमाइनो एसिड कितने हो सकते हैं, 30। अगर मैं क्वेश्चन में नाइट्रोजन बेस 150 कर देता तो 150 डिवाइड बाय 3 करते तो 50 आ जाते। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिपलेट होते हैं, ये बात तो हमने पहले भी समझी है और इसी को हमने प्रूव भी किया था निरेनबर्ग, मथाई एंड खुराना साहब के एक्सपेरिमेंट में। क्लियर। जेनेटिक कोड की सेकंड प्रॉपर्टी आती है और सेकंड प्रॉपर्टी है नियरली यूनिवर्सल। नियरली यूनिवर्सल का मतलब होता है कि पूरे वर्ल्ड में हम देखें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर सेम कोडोन सेम ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं सबके अंदर सेम कहानी है। सेम कहानी से मतलब सेम कोडोन सेम ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। क्लियर। यानी नियरली यूनिवर्सल का मतलब ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेम कोडोन कोड सेम अमाइनो एसिड। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर UUU ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। अब मेरा क्वेश्चन, प्लांट अगर मैं पूछता प्लांट, तो प्लांट में UUU किसको कोड करेगा? अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा। और फिनाइल एलेनिन को क्यों कोड करेगा बच्चों? क्योंकि सब ऑर्गेनिज्म में सेम कहानी होती है। अब मैंने यहां पर एनिमल्स की बात की, एनिमल्स में पूछा तो वहां पर भी UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। यानी पूरे यूनिवर्स में एक जैसी बात है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो, बैक्टीरिया हो, किसी की भी बात करें सबके अंदर सेम कहानी है। और सेम कहानी है मतलब सेम कोडोन सेम ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, पूरे यूनिवर्स में एक जैसा है, इसलिए इसको कहा गया नियरली यूनिवर्सल। अच्छा, नियरली इसलिए लगाया गया है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ कोडोन के केस में एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन से मतलब यह है, यहां पर इसके 2 एक्सेप्शन देखे गए, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के कोडोन्स में और दूसरा सम प्रोटोजोन्स के केस में। अच्छा, इनके केस में कुछ कोडोन में गड़बड़ होती है, सारे नहीं। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया में पूछता तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, प्रोटोजोन्स में भी UUU फिनाइल एलेनिन को कोड करेगा, यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ स्पेशल कोडोन्स में ये गड़बड़ कर सकते हैं कुछ एक जगह। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर UGA स्टॉप कोडोन का काम करता है। स्टॉप कोडोन क्या होता है इसको मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को। स्टॉप कोडोन मतलब जो चेन को स्टॉप कर देता है, कैसे करता है वो सब आगे बातें आएगी, अभी इतना ध्यान रखो। UGA एक तरह का क्या है बच्चों, स्टॉप कोडोन। बैक्टीरिया में स्टॉप कोडोन है, तो बताइए प्लांट में? हाँ, प्लांट में भी ये स्टॉप कोडोन ही होगा क्योंकि यूनिवर्सल है। एनिमल्स में, एनिमल्स में भी स्टॉप कोडोन होगा क्योंकि एक जैसी कहानी है। अब मैंने आपसे पूछा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे तो UGA को होना तो स्टॉप ही चाहिए था क्योंकि यूनिवर्सल है, लेकिन ये यहां पर एक्सेप्शनली ट्रिप्टोफैन को कोड करता है, गड़बड़ करता है। तो यही इसलिए इसको एक्सेप्शन माना गया है। और इसी कोडोन में गड़बड़ होती है UGA वाले में, ऐसा नहीं कि सब जगह गड़बड़ है, सब जगह सेम है, बस कुछ कोडोन में गड़बड़ होती है। इसी तरह से सम प्रोटोजोन्स में देखा जाए तो यहां पर भी UGA ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। अच्छा, नॉर्मली UGA का काम
स्टॉप कोडॉन है, लेकिन इन दोनों केस में यहां पर इसने गड़बड़ कर रखी है, प्रोटोजोन्स के केस में और सम माइटोकॉन्ड्रिया के केस में और सम प्रोटोजोन के केस में ये मिस्टेक होती है। ये बात आप ध्यान रखना। एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि नियरली यूनिवर्सल है और उसके एक्सेप्शन ये दोनों दिए गए हैं, तो आप ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात बताइए, सारे ऑर्गेनिज्म में सेम कहानी है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि यहां पर ये ई कोलाई, मान लीजिए ये ह्यूमन की सेल है और ह्यूमन की किसी जीन को उठा के इसको उठा के ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की जीन दूसरे में डाल दी। अब बताओ, ये जीन यहां पर अब जो प्रोटीन बनाने वाली है, यहां जो प्रोटीन बनाने वाली है, सेम बनाएगी या डिफरेंट बनाएगी? यहां पर जो प्रोटीन बनेगा वो सेम ही बनेगा, क्योंकि जो कोडोन यहां काम कर रहे हैं वही कोडोन यहां भी काम कर रहे हैं। यानी ह्यूमन की जीन ई कोलाई में डाल दी तब भी प्रोटीन तो सेम बनेगा। और सेम क्यों बनता है? क्योंकि सेम कोडोन सेम ही अमाइनो एसिड को कोड करता है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन आता भी है कि एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरे में डालने पर प्रोटीन सेम बनता है, उसके पीछे कोडोन की कौन सी प्रॉपर्टी काम आती है? तो कौन सी प्रॉपर्टी काम आएगी? नियरली यूनिवर्सल। अच्छा, मैं कहूं हमने अपनी जीन को उठा के प्लांट में डाल दिया, बताओ प्रोटीन सेम बनेगा या डिफरेंट? सेम ही बनेगा, क्योंकि जो कोडोन हमारे अंदर काम कर रहे हैं प्लांट में भी वही काम कर रहे हैं, तो हर जगह सेम कहानी है। तो इसीलिए एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरे में डालते हैं तो प्रोटीन सेम बनता है, क्योंकि यूनिवर्सल होता है। और इसी प्रॉपर्टी को लेकर बायोटेक सक्सेस हुई है। बायोटेक की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये नियरली यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी छोटी है लेकिन एप्लीकेशन बहुत बड़ा है, इसी की वजह से ये बायोटेक सक्सेस हुई। नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरे में डालते हैं सेम प्रोटीन बनता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी तक आपको मैंने 2 प्रॉपर्टी समझाई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ट्रिपलेट और सेकंड प्रॉपर्टी आती है नियरली यूनिवर्सल। अब चलते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो होती है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग से क्या मतलब होता है कि नाइट्रोजन बेस, जैसे कोई नाइट्रोजन बेस है, अ नाइट्रोजन बेस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओनली वन कोडोन। एक नाइट्रोजन बेस एक ही कोडोन का पार्ट होना चाहिए, किसी और में वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसे भी हम एग्जांपल समझेंगे। इस प्रॉपर्टी का एक एक्सेप्शन आता है सम वायरस में। पहले इस प्रॉपर्टी को हम नॉर्मली समझे। आपको समझाने के लिए यहां पर ये एमआरएनए ड्रॉ किया है, ये एमआरएनए है। अब इस एमआरएनए पर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं कोडोन बनाइए, बना सकते हैं? जब आप कोडोन बनाओगे तो सिंपल सा तरीका, इन 3 के ऐसे पेयर बनाते जाओ, ऐसे 3 के पेयर, फिर यहां पर अगला 3 का पेयर, ऐसे 3 के पेयर बनाओ। अच्छा, नॉर्मल प्रॉपर्टी अपनी नॉन ओवरलैपिंग है, तो नॉन ओवरलैपिंग में जब आप कोडोन बनाओगे तो पहला कोडोन तो यहां पर बन गया एयूजी। ये सबको बनाना आना चाहिए। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, 3 के पेयर बनाते जाओ। तो इन 3 ने मिलकर पहला बनाया एयूजी, फिर नेक्स्ट बन गया सीव्यूए, क्लियर, फिर नेक्स्ट यहां पे थर्ड बन जाएगा जीयूसी। तो इस गिवन एमआरएनए में टोटल कोडोन कितने बन गए? 1, 2 एंड 3, टोटल 3 बन गए। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी आपने फॉलो की है नॉन ओवरलैप, आपने क्या किया, इन 3 को मिलकर एक बना दिया, तो फिर नेक्स्ट से स्टार्ट किया, इनके बीच में से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अगर यहां बीच में से कहीं से स्टार्ट करते तो ये नाइट्रोजन बेस 2 में ओवरलैप कर जाता। बात समझ में? तो यहां पर नॉन ओवरलैप में टोटल यहां पर 3 कोडोन्स बने। अब सपोज करो, ऐसा होता नहीं, सपोज करो अगर ओवरलैपिंग होती तो क्या होती? ओवरलैपिंग के केस में अगर कोडोन बनाते तो पहला कोडोन तो यहां पर मैंने बनाया एयूजी, फर्स्ट तो एयूजी ही बना। अब सेकंड मैंने क्या किया, इन 3 ने मिलकर बना दिया। हमें बनाना सी से चाहिए था, लेकिन यहां पर सेकंड जब बनाया तो इस यूजीसी ने बना दिया, ये सेकंड बना दिया। अब ये सेकंड बन गया, तो यहां पर जब सेकंड बना तो ये यूजीसी बन गया। अब ये यूजी, ये वाला यूजी, इस यूजी की बात कर रहा हूं, पहले में भी है, ये पहले में भी है, और यही यूजी दूसरे में भी है। तो पहला और दूसरा दोनों में ओवरलैप कर रहा है। इस तरह की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, यह गलत है। मतलब ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। जेनेटिक कोड कैसे होना चाहिए? नॉन ओवरलैप। एक्सेप्शनली सम वायरस के केस में इस तरह की ओवरलैपिंग को देखा जाता है। यह सम वायरस के केस में होता है। नॉर्मली ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ वायरस के केस में जिनमें जीन्स वगैरह, नाइट्रोजन बेस वगैरह बहुत कम होते हैं, उसके केस में ऐसी ओवरलैपिंग होती है। अच्छा, मैं यहां क्वेश्चन ऐसे देता, सपोज करो जेनेटिक कोड ओवरलैप है, जेनेटिक कोड ओवरलैप है। अब आप यहां पर कोडोन बनाओ, बना सकते हैं। अगर जेनेटिक कोड यहां पे ओवरलैप है
तो पॉसिबल कोडॉन कौन कौन से बनेंगे ये बच्चों हमें यहां पर पता करना है कि पॉसिबल यहां पर क्या क्या बन सकते हैं। क्लियर। अब आप लोगों को कोडॉन बनाने आना चाहिए। बताइए, पहला कोडॉन ओवरलैपिंग के केस में भी, बहुत ध्यान से सुनना, इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व भी करना है। ओवरलैपिंग के केस में पहले तो आप नॉन ओवरलैप वाले नॉर्मल ही बनाएंगे। नॉर्मल तो इसमें बनेंगे ही बनेंगे। ओवरलैप में भी पहले तो नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कौन सा बना? AUG ने मिलकर ये पहला बनाया, फिर यहां पर CUA इनने मिलकर दूसरा बनाया, फिर इन 3 ने मिलकर GUC ने मिलकर ये थर्ड बनाया। नॉर्मल तो ये 3 बन गए। अब क्या करो, ओवरलैप को यहां पर और कंटिन्यू करना है, तो अब इस एक नाइट्रोजन बेस को हटाओ, एक को हटाओ, और अब यहां पर ऐसे 3 के पेयर बनाते जाओ। यहां से लेके ऐसे ये 3 का पेयर बनाया। अच्छा, 3 का पेयर बनाए तो क्या बनेगा? UGC, यानी अगला नेक्स्ट कोडॉन फोर्थ आ गया UGC। इसी तरह से फिर यहां पर ये तीनों मिलकर एक बनाएंगे। बताओ क्या बनेगा? UAC। तो यहां पर फिर आ गया UAG, तो यहां पर वही आ गया UAG। अब आप देखो, U और C है, इन 2 से तो बनेगा नहीं, तो यहां पर ये 3, ये 4 और ये 5 तो बन गए। अच्छा, 5 कैसे बनाए? क्लियर हुआ। अब यहां पर 6 बनाना है, तो 6 बनाने के लिए अब क्या करोगे? यहां पर 6 बनाने के लिए अब यहां पर इस 2 को हटा के, पहले 1 हटाया, अब 2 को हटा के बनाओ। अब 2 को हटा के बाद फिर से यहां पर ऐसे 3 के पेयर बनाओ। तो यहां पर ये 5th के बाद कौन से नंबर का आ गया? 6। 6 क्या बनेगा? GCU। तो 6 नंबर पे आ गया GCU। बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर यहां पर 3 का पेयर बनाओ, AGU। तो यहां पर 7th वाले नंबर पे आ जाएगा AGU। तो 7 नंबर पे इस तरह से AGU आ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो AGU ये यहां 7th बन गया। फिर ये अकेला बचा, तो इससे नहीं बनेगा। अरे बात समझ में? हमने क्या किया? पहले नॉर्मल बनाए, फिर 1 कट करके 3 के पेयर बनाए, फिर 2 कट करके 3 के पेयर बनाए। अब बच्चों यहां पर इस थर्ड को कट नहीं करना, क्योंकि इसको कट करोगे तो वापस रिपीट होते चले जाएंगे। अरे बात समझ में? कैसे बनाना है एक बार फिर बताता हूं। पहले तो नॉर्मल बना लो जितने बनते हैं, 1 कट करके 3 के पेयर बनाओ, जितने बने बना सकते हैं। अच्छा, 2 कट करके फिर सबके पेयर बनाओ। बात समझ में आई? तो इस केस में, ओवरलैपिंग के केस में आपको आंसर मिलेगा। तो पहले 1 कट करना है, 2 कट करना है, 3 कट करके नहीं करना, क्योंकि फिर तो वो रिपीट हो जाएगा। कैसे यहां पर ये कोडॉन बनते हैं? क्लियर सबको अच्छे से? अच्छा, इस पे बेस अगर क्वेश्चन आए, किया जा सकता है। अच्छा, इसी पे बेस हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर नॉर्मली आपसे पूछे जेनेटिक कोड ओवरलैप होते या नॉन ओवरलैप, तो बताओ क्या कहोगे? कुछ नहीं कहा जाए तो हम जेनेटिक कोड को क्या मान के लेके चलेंगे? नॉन ओवरलैप। कुछ नहीं कहा जाए क्वेश्चन में तो आप नॉन ओवरलैप लेके ही इसको सोल्व करेंगे। मतलब यहां में नॉर्मली आपसे पूछता तो 3 कोडॉन ही बनते, लेकिन ओवरलैप के केस में पूछता तो यहां 7 बन जाते। इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते। आपके सामने बच्चों ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ये क्वेश्चन सबको नोट भी करना है। सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन अ mRNA इज। अच्छा, mRNA में आपको एक सीक्वेंस दी है। क्या सीक्वेंस दी है? CUG AUA GUU CGU। हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी फॉर्म इफ जेनेटिक कोड इज। पहला केस नॉन ओवरलैप है और सेकंड केस ओवरलैप है। आप लोगों को ये एक सीक्वेंस दी है, और नॉन ओवरलैप में कितने बनेंगे, ओवरलैप में कितने बनेंगे, अब ये आपको सोल्व करना है। और बहुत आसान है। कैसे सोल्व करोगे? 3-3 के पेयर बनाते चले जाना है। क्लियर। नॉन ओवरलैप में सबसे पहले सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व किया जाए? यहां पर ये आप लोगों को सीक्वेंस दी है, नॉन ओवरलैप में बनाते हैं। नॉन ओवरलैप में बताओ, पहला CUG, वही नॉर्मल बनाते जाओ, दूसरा AUA, तीसरा GUU और चौथा CGU, वही नॉर्मल बन गए। और कितने बन जाएंगे? 4। मतलब नॉन ओवरलैप के केस में तो टोटल कोडॉन 4 बन गए, और ये 4 आपको बनाना आना चाहिए। अब यहां पर अगला केस देते हैं, कौन सा? ओवरलैप। अगर मैं आपसे ओवरलैपिंग में अब आपसे पूछूं, ओवरलैपिंग में, तो ओवरलैप में ये 4 तो यहां भी बनेंगे। फर्स्ट तो यही CUG, सेकंड AUA, थर्ड GUU, फोर्थ CGU। क्लियर। ये 4 तो आपको बनाना ही है। अब जब नेक्स्ट बनाना है तो कैसे सिखाया था? 1 कट करके, 1 कट करके बनाओ। अब यहां पर ऐसे 3 का पेयर बनाओ। बताइए क्या बनेगा? 5th वाला UGA बन गया। अब 6 बनाना है तो क्या बनेगा? यहां से UAG, तो UAG ये 6 बनेगा। 7 बन जाएगा UUC, तो 7th यहां UUC बनेगा। अब 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए क्या करो? एक और को कट करके बनाओ, तो एक और कट करके बनेगा, तो GAU ये 8 बन गया। इसी तरह से GAU ने मिलकर ये 8 बनाया, तो 9th वाला जब बनाओगे तो AGU, ये 9th नंबर पर AGU आ जाएगा। क्लियर। और यहां पर ये लास्ट में बन जाएगा 10th वाला UCG, तो 10th बन गया UCG।
अब यहां पर ऐसे 3 कट करके नहीं बनाना, क्योंकि फिर तो ये रिपीट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नॉन ओवरलैप में तो 4 है, और ओवरलैप में पूछा जाए तो टोटल कोडन कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। और कैसे सोल्व करना है? नॉन ओवरलैप में तो नॉर्मली जो बनते हैं वो बना लेंगे। ओवरलैप में पहले तो नॉर्मल वाले बनाना है, फिर 1 कट करके बनाना है, फिर 2 कट करके बनाना है, और इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर कैसे कोडन बनते हैं, क्लियर हुआ सबको बच्चों? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं यहां लिख देता, ये सीक्वेंस से, इस सीक्वेंस से हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी फॉर्म। क्वेश्चन में मैं ओवरलैप नॉन ओवरलैप नहीं देता, मैं कहता हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी फॉर्म, देन आंसर। हाँ, आंसर गोज टू 4, क्योंकि बच्चों कुछ नहीं कहा जाए तो आप नॉन ओवरलैप लेके चलेंगे, और नॉन ओवरलैप में कितना आंसर आ रहा है? 4, तो आपको इसको नॉर्मली 4 ही कोडॉन बनाना है। हाँ, क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि ओवरलैपिंग के केस में बनाइए, तब तो फिर आपको पूरा सोल्व करके बनाना है। बात समझ में आई? तो इस तरह के क्वेश्चन आना चाहिए। नॉर्मली नॉन ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप तो बहुत कम केस, कुछ वायरस के केस में देखा जाता है। अभी तक आपको जेनेटिक कोड की 3 प्रॉपर्टी समझा चुके हैं। फर्स्ट बोलो क्या थी? ट्रिपलेट, सेकंड यूनिवर्सल, थर्ड नॉन ओवरलैप। अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कोमालेस। कोमालेस का मतलब होता है कि जब आप इसको रीड करें तो कंटिन्यूअस मैनर में रीड करना है, कॉन्टिग्यूनस मैनर में रीड करना है। मतलब बीच में कोई नाइट्रोजन बेस छूटना नहीं चाहिए, बीच में किसी भी तरह का पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए, कोई कोमा नहीं आना चाहिए। नो पंक्चुएशन, नो कोमा, कंटिन्यूअस उसको रीड करना है, और कंटिन्यूअस फ्रेम में रीड करना, यही कहलाता है कोमालेस। अच्छा, जब आप इसको कंटिन्यूअस रीड करेंगे तो एक कोडॉन के बाद नेक्स्ट कोडॉन को इमीडिएटली फॉलो करना है। अच्छा, ऐसा नहीं करना कि बीच में किसी नाइट्रोजन बेस को छोड़ दें, ये नहीं करना है, कंटिन्यूअस उसको रीड करना है। क्योंकि अगर आपने किसी नाइट्रोजन बेस को छोड़ दिया या किसी नाइट्रोजन बेस को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो इससे पूरी की पूरी फ्रेम डिफरेंटली हो जाएगी, मतलब आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाती है। अब ये कैसे होता है, इसको एग्जाम्पल समझेंगे, ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल से ही समझ में आता है। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं समझाने के लिए बच्चों। यहां पर ये mRNA है, क्लियर? अब मैंने आपसे कहा कोडॉन बनाइए, तो बताइए पहला कोडॉन जब बनाओगे तो AUG मिलकर बना देंगे, तो यहां पर नॉर्मल कोडॉन फर्स्ट बन गया AUG, बना सकते हैं, वही 3 का पेयर। अब बताओ अगला स्टार्ट करना है, क्या U से स्टार्ट करें? U से स्टार्ट करेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, गलत हो जाएगा। अब बताओ इन 3 ने मिलकर बना दिया, तो नेक्स्ट कहां से चालू करें? नेक्स्ट चालू करें C, या इस C को छोड़ दे? नहीं, 3 ने मिलकर बना दिया, तो अब नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, मतलब यहां पर सेकंड कोडॉन CU आएगा। इस बीच में किसी नाइट्रोजन बेस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर एक को भी छोड़ दिया तो आगे पूरा खराब हो जाएगा। तो यानी सेकंड जब बनाएंगे तो आपने CUA बनाया, क्लियर? फिर थर्ड यहां बनाएंगे तो GUU बनेगा, और फोर्थ बनाएंगे तो CGU। आपने क्या किया? लगातार इसको रीड किया, बीच में एक भी नाइट्रोजन बेस को नहीं छोड़ा। मतलब आपने पहला बनाया, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, कंटिन्यू रीड किया। अगर आप यहां पर इस C को मान लीजिए हटा देते, मतलब C4 केट अच्छा नहीं, इसको आपने डिलीट कर दिया, अगर आप इसको हटा देते तो आगे के सारे कोडॉन, यहां से आगे के सारे कोडॉन खराब हो जाते। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। यहां पर हमने क्या किया, इस C का डिलीशन कर दिया, मतलब इस C को मान लीजिए हमने डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, और अब आपसे कहा कि कोडॉन बनाइए, बना सकते हैं। पहला कोडॉन बनाओ बच्चों, पहला तो वही नॉर्मल AUG ही रहेगा, पहला तो वही AUG। अब ये C यहां पर डिलीट हो चुका है, तो जब यहां पर अगला बनाओगे तो अगला अब यहां U से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये तो डिलीट कर दिया, तो यहां पर अगला क्या बनेगा? UAG। तो सेकंड यहां बन जाएगा UAG, और थर्ड यहां पर इन 3 से मिलकर फिर बनाएंगे तो ये थर्ड बनेगा UUC, ये बन गया। फिर इसी तरह से अगर ये चेन लंबी सी होती तो आगे हम बनाते जाते। अब ध्यान दो, पहले नॉर्मल कोडॉन AUG था, अभी भी नॉर्मल कोडॉन पहला वाला तो AUG है, क्योंकि पहला तो वही रहा, लेकिन पहले दूसरा CUA था, अब यहां दूसरा UAG आ गया। सेम है या चेंज है? चेंज हो गया, क्योंकि एक डिलीट हुआ। अच्छा, थर्ड वाला ये था, ये चेंज हो गया। अच्छा, फोर्थ वाला जो होगा वो चेंज होगा, फिफ्थ यहां होगा वो चेंज होगा। मतलब जहां ये डिलीट हुआ था इससे आगे के सारे चेंज हो जाएंगे, मतलब आगे के सब कुछ चेंज होते जाएंगे, यानी आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाएगी। किसी भी नाइट्रोजन बेस को यहां पर डिलीट नहीं करना है, क्योंकि एक भी डिलीट हुआ, एक भी लेफ्ट हुआ, गलती से भी भूल गए तो आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है। बात समझ में? तो आपको यहां पर कंटिन्यूअस रीड करना है,
बीच में किसी को छोड़ना नहीं है, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं लाना है, कोई कोमा नहीं लाना है। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए हमने थोड़ा और समझते हैं, इसका डिलीशन नहीं किया, इसको सी को तो यहां पर एस सच रहने दिया, यहां पर ये जो सी था इसको तो एस सच रहने दिया, और इस सी से पहले यहां पे इस बार कर दिया एडिशन ऑफ ए, इस बार ए को ऐड कर देते, मतलब इस सी से पहले यहां पर ए को ऐड कर देते, यहां पर बाकी सब नॉर्मल रखा, यहां ए का एडिशन किया, और अब आपसे कोडन बनाने के लिए कहा जाए, बताओ फर्स्ट कोडन तो क्या बनेगा, ए यू जी वही बनेगा। अब यहां पर ये मान के चलो कि ए आ चुका है, यहां ए आ चुका है, तो सेकंड कोडन ए सी यू, तो सेकंड बनेगा ए सी यू, क्योंकि यहां पर ए का एडिशन हो गया है। अच्छा, थर्ड कोडन यहां पे बन जाएगा ए जी यू, तो थर्ड कोडन ए जी यू, फोर्थ यहां बनेगा यू सी जी बनेगा। तो इस तरह से यहां पे कोडन बनते जाएंगे। अब बताओ, कंपेयर करें, पहले नॉर्मल कोडन ए यू जी था, अभी भी नॉर्मल तो ए यू जी है, पहले सेकंड सी यू ए था, एडिशन के बाद ये सेकंड बदल गया क्योंकि ए सी यू हो गया, थर्ड वाला ये बदल गया, फोर्थ वाला ये बदल गया, मतलब आगे के सारे बदल गए। जहां ये एडिशन हुआ उसके आगे के सारे चेंज हो जाते। तो यहां पर पहला नॉर्मल हुआ, दूसरे के बाद के सारे चेंज हो गए, मतलब ये सारे आगे जितने भी होंगे सारे चेंज हो जाते। इसका मतलब ना तो किसी का आप डिलीशन कर सकते हो, ना किसी का एडिशन, क्योंकि डिलीशन और एडिशन करने पर आगे की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, और इसी से एक म्यूटेशन बन जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहां एक म्यूटेशन जनरेट हो जाता है, इसी को नाम दिया जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि आगे की पूरी फ्रेम गड़बड़ हो जाती है, तो इसीलिए उसको फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। जो बात समझे, क्लियर हुई? एक बार फिर ध्यान सुनना, जब भी आप कोडन बनाएं हमेशा कॉन्टिन्यूस मैनर में रीड करें, जैसा दिया है एज सच फ्रेम में उसको रीड करते जाओ, क्योंकि अगर किसी का डिलीशन करते हो या एडिशन करते हो, तो जहां डिलीशन हुआ या जहां एडिशन हुआ उसके बाद के सारे चेंज होंगे, उसके पहले में चेंज नहीं आएगा, उसके बाद के सारे चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता हूं, आपको समझाने के लिए इस बार यहां पर क्या किया गया, इस बार बच्चों यहां पर समझाने के लिए मान लीजिए ये फर्स्ट कोडन है, सिखाने के लिए ये सेकंड कोडन है, यहां पर ये तो था फर्स्ट, ये था सेकंड, ये था थर्ड और ये फोर्थ, और मैंने क्या किया, इस सेकंड और थर्ड के बीच में यहां पर इस जगह पर यहां पर मैंने एडेनिन को ऐड कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन, ये जो 4 है, ऑल 4 विल बी चेंज, ऑल 4 कोडन विल बी चेंज, क्या चारों के चारों चेंज हो जाएंगे? नहीं। अच्छा, 2 के बाद के सारे चेंज हो जाएंगे? यस। तो 2 के बाद जहां ये एडिशन हुआ उसके बाद के सारे चेंज हो जाएंगे। क्या इस 2 के पहले के चेंज होंगे? नहीं। जहां ऐड हुआ उसके बाद की सारी फ्रेम यहां पर शिफ्ट हो जाती है, और इसीलिए इस म्यूटेशन को नाम दिया जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि आगे की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। तो बस इतना याद रखना, जेनेटिक कोड रीड इन कॉन्टिन्यूअस फैशन। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार रीड करना है, बीच में कोई ऐड, कोई डिलीट, कोई लेफ्ट नहीं करना है, बीच में किसी भी तरह का पंक्चुएशन, कोई कोमा नहीं आना चाहिए। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? अच्छा, इस पे बेस क्वेश्चन आए, कर लोगे? एक क्वेश्चन लेते हैं। यहां बच्चों एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है, इफ देयर आर 999 bases in an RNA, then codes for a protein with 333 amino acids, and the base at position 901 is deleted, then the length of RNA becomes 998. How many codons will be altered? ये क्वेश्चन दिया गया है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन 11, सेकंड 33, थर्ड 333 एंड लास्ट में फोर्थ 1। सोल्व करिए। क्वेश्चन बस इतना सा कहा गया है, 999 नाइट्रोजन बेसिस एमआरएनए में है, 901 पोजीशन का डिलीट कर दिया, तो कितने कोडॉन अल्टर होंगे, बनेंगे नहीं, कितने अल्टर होंगे ये आप चेक करिए, कितने में खराबी आ गई एक तरह से। कीजिए सोल्व। जब बच्चों आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते टाइम यहां पर आपको सिखाने के लिए ये एमआरएनए ड्रॉ किया। इस एमआरएनए में ये जो नाइट्रोजन बेस आपको दिखाई दे रहा है, इसको नंबर 1, इसको 2, 3, 4 इस तरह से यहां पर ये नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलते गए। यहां पर ये इस तरह से 900 901 टोटल 999 है, मतलब इस आरएनए में यहां से लेके यहां तक टोटल 999 नाइट्रोजन बेस है। इनमें से ये वाला
ये वाला मान लीजिए 900 वाला है और ये वाला मान लीजिए 901 वाला है, मतलब यहां तक 900 है, यहां 901 है। अगर मैं यहां से लेके यहां तक टोटल 99 नाइट्रोजन बेस है, इन 999 से अगर मैं टोटल कोडोन्स बनाऊं, टोटल अमाइनो एसिड कोड कराए, कितने हो सकते हैं? यानी इस पूरे में अगर हम कोड कराए तो यहां से लेके बिल्कुल एंड तक निकल आ जाए, तो यहां से लेके यहां तक टोटल 999 थे, एंड तक 999 थे, और डिवाइड बाय किया 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इन 3 नाइट्रोजन बेस ने मिलकर एक कोडोन बनाया, फिर नेक्स्ट 3 ने मिलकर एक कोडोन बनाया, तो डिवाइड बाय 3 किया, और जब डिवाइड बाय 3 करेंगे तो टोटल आ जाएगा 333। मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल 333 कोडोन्स बनेंगे। अब बात समझिएगा, कौन से नंबर का डिलीट किया गया? 901, इस नंबर का ये वाला यहां पर क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं। अगर मैं 900 तक पूछता, कहां तक? 900। अगर 900 तक निकालते हैं तो 900 तक की बात करें तो यहां पर टोटल कोडोन 900 डिवाइड बाय 3 300 बनेंगे। क्लियर? अब यहां पर ये जो इतना पार्ट बचा हुआ है, इस इतने पार्ट में टोटल थे 99, और इन 99 को 3 से डिवाइड किया तो टोटल आ गया 33। अब क्वेश्चन मेरा है 901 का, ये 901 का डिलीट किया है, ये डिलीट किया है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पहले के अल्टर होंगे या बाद के? जहां डिलीट होता है, क्या सीखा हमने? जहां डिलीट होता है उसके बाद के सारे चेंज हो जाते हैं, तो इसके बाद के सारे चेंज होंगे, मतलब 33 में अल्टरेशन आ जाएगा। अरे बात समझे? मतलब 33 में गड़बड़ हो जाएगी तो हम आंसर देंगे कि यहां पर इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, 33 विल बी चेंज। बात समझ में आई? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तरीका बहुत सिंपल है, जहां डिलीट होता है, जहां ऐड होता है, उसके बाद के चेंज आ जाएंगे। बच्चों के दिमाग में आता है कि सर लास्ट वाले में तो 2 ही बचेंगे, तो ये तो 32 होना चाहिए। यहां क्वेश्चन फॉर्म नहीं का है, कितने में गड़बड़ होगी, तो इसके बाद के जो 33 थे वो सारे के सारे विल बी अल्टर हो जाएंगे, मतलब आगे के सारे चेंज हो जाएंगे, तो आंसर यहां पर 33 आ जाएगा। अगर मैं यहां ऑप्शन 32 लिख देता और 33 भी लिख देता, तब भी आंसर 33 ही जाता, क्योंकि क्वेश्चन में अल्टर पूछा है, कितने अल्टर होंगे, तो आगे के सारे अल्टर हो जाएंगे। लास्ट वाले में 2 बचा, वो भी तो एक अल्ट्रेशन हो गया, वो भी तो एक गड़बड़ हो गई। अरे बात समझ में? तो 33 में गड़बड़ आ जाती है। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। यह क्वेश्चन नीट में आ चुका है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें। क्लियर? अभी तक आपको जेनेटिक कोड की टोटल 4 प्रॉपर्टी में समझा चुका हूं। पहली ट्रिपलेट, सेकंड नियरली यूनिवर्सल, थर्ड नॉन ओवरलैपिंग, एंड फोर्थ इज कोमालेस। क्लियर बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड बच्चों हम समझ रहे थे। अभी तक आपको इसमें 4 प्रॉपर्टी समझा दी गई थी। इसी में ही अब हम यहां पर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, और वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब होता है वन कोडोन कोड ओनली वन अमाइनो एसिड। एक कोडोन एक ही अमाइनो एसिड के लिए बना है। एक कोडोन का काम है पर्टिकुलर को कोड करना। अब उस पर्टिकुलर के अलावा बाकी 19 से इसको कोई मतलब नहीं। टोटल अमाइनो एसिड हम जानते हैं 20 है, तो ये किसी एक के लिए बना है। एक कोडोन एक अमीनो एसिड के लिए बना है, ये पर्टिकुलर के लिए बना होता है। जैसे इसको ऐसे समझिएगा, यूयूयू कोड, यूयू कोडोन जो है ये कोड करता है ओनली फिनाइलएलेनिन। यूयू कोड ओनली फिनाइलएलेनिन, ये यूयूयू केवल इसके लिए बना है। अब मैं आपसे कहूं यूयूयू, क्या ये मिथ्योनिन को कोड कर सकता है? तो ये बच्चों यहां पर कभी भी मिथ्योनिन को कोड नहीं कर सकता। मतलब यूयूयू फिनाइलएलेनिन के लिए बना तो उसी को कोड करेगा। अच्छा, आपसे कहा जाए क्या ये वैलिन को कोड कर सकता है? तो नहीं कर सकता। मतलब बाकी 19 से इसको कोई मतलब नहीं है, ये पर्टिकुलर के लिए बना है। तो पर्टिकुलर कोडोन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसी को कहा जाता है नॉन एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है डाउट, एम्बिग्यूटी मतलब डाउटफुल, नॉन एम्बिग्यूटी मतलब बिना डाउट के। बिना डाउट के एक कोडोन एक के लिए ही बना। अच्छा, आपसे कहा जाए यूयूयू किसको कोड करता है? तो हमेशा ध्यान रखना यूयूयू फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। कभी आपसे पूछे यूयूयू क्या ये कभी कभी मिथ्योनिन को कोड कर सकता है? कभी नहीं, ये हमेशा फिनाइलएलेनिन मतलब फिनाइलएलेनिन से मतलब रखेगा। इसी तरह से जीजीजी, ये जीजीजी कोड करता है ग्लाइसिन को। जीजीजी का काम है ग्लाइसिन को कोड करना, तो ये हमेशा ग्लाइसिन को कोड करेगा। ये कभी मिथ्योनिन, वैलिन, सेरिन, लाइसिन, आइसोलाइसिन किसी को कोड नहीं करता। ये केवल और केवल ग्लाइसिन को कोड करता है, क्योंकि इसके लिए बना है। तो पर्टिकुलर कोडोन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसमें कभी भी कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इसी को कहा जाता है नॉन एम्बिग्यूअस, बिना एम्बिग्यूटी वाला। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन आता है, और इसका एक्सेप्शन आता है जीयूजी।
जीयूजी कोडोन जो होता है ये नॉर्मली वैलिन को कोड करता है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए और क्वेश्चन दिया भी जाए जीयूजी कोड्स फॉर, तो जीयूजी का मेन काम होता है वैलिन को कोड करना, लेकिन रेयर केस में ये मिथ्योनिन को भी कोड कर देता है। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, रेयरली ही ये मिथ्योनिन को कोड करता है। ये रेयर केस कब आता है इसको मैं आपको समझाऊंगा अभी, लेकिन आगे समझाएंगे। अभी इतना ध्यान रखो, जीयूजी का मेन फंक्शन है वैलिन को कोड करना, लेकिन रेयर केस में मिथ्योनिन को भी कोड करता है। अब बताओ कोडोन कितना? एक। अब ये 2 अमीनो एसिड के लिए हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि एक कोडोन एक अमीनो एसिड को ही कोड करना चाहिए, लेकिन इस केस में ये 2 को कोड कर रहा है, यानी ये यहां पर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शन किसको माना जाता है? जीयूजी को। और ये लेकिन बहुत रेयर केस में ही मिथ्योनिन को कोड करेगा। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब समझ में आया सबको? एक कोडोन एक के लिए बना, सीधी सी बात है। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी का मतलब होता है यहां पर सिंगल अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, यानी एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन का होना, इसी को हम कहते हैं डीजेनरेसी। ये एक तरह से नॉन एम्बिग्यूअस प्रॉपर्टी का जस्ट अपोजिट है। इसको आप पहले ऐसे समझिए। यहां बच्चों आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया, फिनाइलएलेनिन। फिनाइलएलेनिन ये अमाइनो एसिड है, इसका पहला कोडोन जो आता है वो है यूयूयू, आप जानते हैं यूयू, लेकिन इसी फिनाइलएलेनिन का एक कोडोन और होता है, और इसका जो सेकंड कोडोन आता है यूयूसी आता है। पहला कोडोन तो क्या था? यूयूयू, और दूसरा यूयूसी। अब बताओ अमाइनो एसिड कितना है? यहां अमाइनो एसिड तो एक है, और कोडोन कितने हो गए? 2। तो एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन का होना, इसी को डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड कहा जाता है। यही डीजेनरेसी है। अच्छा, एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन आ जाए तो डीजेनरेसी। लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोलता, यूयूयू ऑलवेज कोड फिनाइलएलेनिन, ऐसे बोलता, तो ये बच्चों वो नॉन एम्बिग्यूअस प्रॉपर्टी होती। मतलब फिनाइलएलेनिन के 2 कोडोन हैं, फिनाइलएलेनिन के 2 कोडोन हैं, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डीजेनरेसी। यूयूयू हमेशा इसको कोड करता है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है नॉन एम्बिग्यूअस। मतलब ऐसे रीड करें तो डीजेनरेसी, ऐसे रीड करें तो नॉन एम्बिग्यूअस। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पुराने जमाने में होता था कि जैसे समझाने के लिए यहां पर ले लिया कि एक राजा है। पुराने जमाने में होता था एक राजा है, उसकी यहां पर कई रानियां होती थी, रानी 1, रानी 2 एंड रानी 3। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। तो अब बताओ एक राजा की कई रानियां हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डीजेनरेसी। लेकिन इस पर्टिकुलर रानी का तो यही राजा हुआ, तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे नॉन एम्बिग्यूअस। मतलब ऐसे रीड किया जाए तो डीजेनरेसी, और ऐसे रीड किया जाए तो यह नॉन एम्बिग्यूअस हो जाता है। बात समझ में? एक एग्जांपल और लेते हैं। अगला एग्जांपल आपको समझाने के यहां पे लिया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन की अगर हम कोडोन की बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट कोडोन आता है जीजीजी। सभी जानते हैं कोडोन, ग्लाइसिन का कोडोन नॉर्मली जीजीजी, लेकिन इसके और भी है। इसी ग्लाइसिन का एक कोडोन और होता है जीजीसी, एक कोडोन और भी होता है जीजीए, इसी तरह से एक कोडोन और होता है जीजीयू। अब बताओ अमाइनो एसिड कितना? एक। अमाइनो एसिड तो एक है, लेकिन कोडोन कितने हो गए? 4। यहां इसके 4 कोडोन हो गए। तो एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन का होना, इसी को नाम दिया जाता है डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। मतलब एक राजा की ये कई रानियां हो गई, डीजेनरेसी। लेकिन ऐसे रीड किया जाए, ऐसे रीड किया जाए तो वो नॉन एम्बिग्यूअस होता है। जो बात यहां पर समझाई, क्लियर हुई? अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं आपसे पूछता हूं ये क्वेश्चन ये बनता है कि यहां एक अमाइनो एसिड के ज्यादा कोडोन क्यों बन रहे हैं? रीजन बताओ इसका कि अमाइनो एसिड के ज्यादा कोडोन क्यों हो रहे हैं। इसका सिंपल सा आंसर हम दें कि अगर हम टोटल अमाइनो एसिड निकालें तो टोटल अमाइनो एसिड आप जानते हैं 20 है, बिल्कुल सही है, 20 अमाइनो एसिड। और अगर हम इसे कोडोन बनाते जाए तो टोटल कोडोन 64 है, यानी कोडोन 64 है। तो आप खुद सोचो, अमाइनो एसिड की नंबर कम है, कोडोन की नंबर ज्यादा है, और जब कोडोन की नंबर ज्यादा है तो डीजेनरेसी तो आना ही आना है। डीजेनरेसी क्यों आती है? रीजन समझ में आया बेटे? क्योंकि यहां पर कोडोन्स की नंबर ज्यादा है, अमाइनो एसिड की नंबर कम होती है, कम अमाइनो एसिड है, तब तो यह डीजेनरेसी तो मिलना ही है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडोन बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर? अच्छा, जैसे अमाइनो एसिड के, इस अमाइनो एसिड के 2 कोडोन हैं, इसके यहां 4 कोडोन है, तो कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनके 6 कोडोन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चों यहां पर ऐसे ये 6 कोडोन होते हैं। और ये 6 कोडोन कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है ल्यूसीन।
ल्यूसीन के यहाँ कितने कोडन हो गए? 6। इसी तरह से सेकंड नंबर पर सेरीन, इसके भी 6 कोडन होते हैं। इसी तरह से अर्जिनिन, इसके भी 6 कोडन होते हैं। मतलब ये 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा कोडन है, और कोडन की नंबर ज्यादा है, मतलब ये हाईली डीजनरेट है। इनमें डीजनरेसी सबसे ज्यादा देखी जाती है क्योंकि इनके कोडन की नंबर ही ज्यादा है। अच्छा, एक बात तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि अगर अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडन है तो इन कोडन में स्टार्टिंग के जो 2 लेटर होते हैं, स्टार्टिंग के 2 लेटर ये सेम रहते हैं, लगभग सेम ही है। ये थर्ड लेटर वेरिएबल होता है। यहां पे आप देखो स्टार्टिंग के 2 लेटर सेम है, ये थर्ड लेटर वेरिएबल होता है। तो जनरली ये थर्ड लेटर वेरिएबल होता है, इसी को हम कहते हैं वोबल बेस, वेरिएबल बेस। तो ये थर्ड यहां पर वेरी करता है, स्टार्टिंग के 2 लेटर सेम रहते हैं। यहां पे बच्चों ऐसे 6 कोडन 3 अमाइनो एसिड के कौन कौन से याद भी रखिएगा, ल्यूसीन, सेरीन और अर्जिनिन, इनके यहां 6 कोडॉन्स होते हैं। अच्छा, कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके केवल एक एक ही कोडॉन होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। मिथियोनिन का केवल एक ही कोडॉन होता है, और आप जानते हैं नॉर्मली इसका कोडॉन AUG होता है, एक ही होता है। इसी तरह से ट्रिप्टोफैन, इसका भी यहां पर केवल एक ही कोडॉन मिलता है, और यहां जो इसका कोडॉन मिलेगा UGG कोडॉन होता है। तो याद रखिएगा मिथियोनिन का एक कोडॉन है, ट्रिप्टोफैन का भी नॉर्मली एक ही कोडॉन होता है। तो इनके एक एक कोडॉन है, और एक एक कोडॉन है मतलब इन दोनों पर डीजनरेसी अप्लाई नहीं होती, इन पर डीजनरेसी अप्लाई नहीं होती, इन पर डीजनरेसी अप्लाई नहीं करेंगे। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई सबको अच्छे से? एक बार फिर समझना, डीजनरेसी का पहले मीनिंग बताओ। डीजनरेसी का मतलब एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन का मिलना, यह डीजनरेसी कहलाता है। और डीजनरेसी क्यों आती है? क्योंकि अमाइनो एसिड कम है, कोडॉन्स की नंबर ज्यादा है। कौन हाईली डीजनरेट है? तो 3, ल्यूसीन, सेरीन, अर्जिनिन, क्योंकि इनके 6 कोडॉन है। कौन डीजनरेसी शो नहीं करते? तो मिथियोनिन और ट्रिप्टोफैन, क्योंकि इनके एक एक ही कोडॉन है। डीजनरेसी तो तब होती है जब मोर देन 1 हो, लेकिन इनके एक एक ही कोडॉन है, मतलब यहां डीजनरेसी शो नहीं होती। तो ये दो जो प्रॉपर्टी हमने सीखी अभी, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, अच्छे से आंसर देना, क्या कौन सी प्रॉपर्टी पूछ रहा हूं। क्वेश्चन आ जाए, 1 कोडॉन कोड 1 स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। एक कोडॉन एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, किसी और को कोड नहीं करता। बोलो, एक कोडॉन एक को ही कोड करता है। प्रॉपर्टी का नाम नॉन एम्बिग्यूअस। वेरी गुड। अच्छा, प्रॉपर्टी ऐसी पूछी जाए, एक अमाइनो एसिड के एक से ज्यादा कोडॉन है, प्रॉपर्टी का नाम डीजनरेसी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं टोटल कोडॉन कितने होते हैं? ऐसे हम 3 के कॉम्बिनेशन बनाते जाएं, टोटल कोडॉन यहां पे बनते हैं 64। अच्छा, 64 कोडॉन कौन से होते हैं उसकी एक आउटलाइन भी मैं आपको समझा देता हूं। अभी तक मैंने आपको कोडॉन की 6 प्रॉपर्टी समझाई है, और 6 की 6 प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्रिपलेट, सेकंड प्रॉपर्टी नियरली यूनिवर्सल, थर्ड नॉन ओवरलैपिंग, फोर्थ कोमालेस, फिफ्थ नॉन एम्बिग्यूअस, एंड लास्ट में आती है डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये प्रॉपर्टी जितनी भी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, 64 कोडॉन कौन से, उनके बारे में हम समझे। यहां बच्चों ये 64 कोडॉन की एक टेबल बना रखी है। ये वही 64 सारे के सारे इसमें कवर कर लिए गए। इनमें आप ध्यान दीजिएगा, इधर लिखा होता है फर्स्ट लेटर, यहां लिखा होगा सेकंड लेटर, और इधर लिखा होगा थर्ड लेटर। इस तरह की एक टेबल अपने मॉड्यूल में भी बना रखी है, और एनसीईआरटी में भी है। दोनों में इस तरह की टेबल दे रखी है। आपको समझाने के लिए यहां पर मैंने लिखा A, यहां लिखा U, यहां लिखा G। अब बताना बच्चों, A ये तो हो गया फर्स्ट लेटर, U ये हो गया सेकंड लेटर, और G हो गया थर्ड लेटर। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लेटर है। अच्छा, जो फर्स्ट लेटर लिया जाता है वो यहां से लेते हैं, सेकंड लेटर जो होगा वो यहां से लेंगे, और थर्ड लेटर जो होगा वो यहां से लिया जाता है। क्लियर? अच्छा, इसको लिखते टाइम ये पैटर्न भी फिक्स होता है। पहला आता है U, देन C, देन A, G, UCAG। इधर भी देखो UCAG, इधर भी UCAG, इसी पैटर्न पे लिखे हुए। अब इस टेबल को बनाते टाइम इधर से ले लिया U, इधर से ऊपर से आ गया U, उधर से आ गया U, तो बन गया UUU। इसी तरह से U, फिर U, और उधर से आएगा C, तो UUC, फिर UU, फिर ये आ जाएगा A, फिर UU, इधर से आ गया G, तो UUG। इस तरह से बनते जाएंगे। अच्छा, इन सबको ऐसे कंबाइन करते जाएं तो 64 की ये टेबल बन सकती है। ये पूरी टेबल आपके सामने 64 कोडॉन की है। अच्छा, इस टेबल में मैं आपसे कहूं AUG को ढूंढो आप, कि AUG कहां मिलेगा, तो कैसे ढूंढना है?
ए, कौन सा लेटर है? फर्स्ट। तो फर्स्ट लेटर मतलब ए, ये वाला कंसीडर करना है, ये वाला ए ले लेंगे। अब बताइए यू, मतलब सेकंड लेटर इनमें से ढूंढना है, तो यू ये वाला लेना है, मतलब ये ए हो गया, ये यू हो गया, मतलब इस बॉक्स की बात चल रही, इस बॉक्स की। अब हमें एक को लेटर कौन सा चाहिए? जी, तो यहां से ये जी ले लेंगे, तो ये यहां पर बन गया ए यू जी। अब मैं आपसे ऐसे पूछूं, मुझे बताइए बच्चों, सी सी यू को ढूंढना है, सी सी यू, आप ही ढूंढिए कहां मिलेगा सी सी यू। सी, फिर यहां से सी, ये सी, सेकंड सी यहां से, और उधर से यू आ गया, मतलब सी सी यू यहां मिल जाएगा, जो कि प्रोलिन को कोड कर रहा है। क्लियर सबको अच्छे से? अच्छा, यहां आप देखोगे यू 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 सी फिनाइल को कोड कर रहा है, और हम जानते भी है फिनाइल एलेनिन के 2 कोडोन्स होते हैं। कौन कौन से? यू 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 भी होता है और यू यू सी भी होता है। इसी तरह से ल्यूसिन, ल्यूसिन के यहां पर यू 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 ए यू यू जी, ऐसे ल्यूसिन के 2 और ये 4 और टोटल हो गए 6। याद करो ल्यूसिन के टोटल कोडोन कितने थे? 6। तो ये 6 यहां दिख रहे हैं, 2 ये प्लस 4 ये, 2 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट 3 आइसोल्यूसिन को कोड करता है, एयूजी मिथ्योनिन को कोड करता है, ये 4 मिला के वैलिन को कोड करते हैं। अच्छा, ये 4 सेरिन, सेरिन के टोटल 6 होते हैं, 4 तो ये और 2 यहां बैठे, तो 4 प्लस 2 टोटल कितने हो गए? 6। तो सेरिन के से 6 होते हैं, ये प्रोलिन के, ये थीरियोनिन के, ये एलेनिन के, टायरोसिन के, ये स्टॉप कोडोन होते हैं। अभी समझाएंगे स्टॉप कोडोन कौन से होते हैं। ये हिस्टिडीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, आर्जिनिन, ये सेरिन वाला वही। फिर आर्जिनिन, आर्जिनिन के भी 6 होते हैं, 4 तो ये और 2 ये यहां बैठे, अरे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आर्जिनिन के भी 6 हो गए, और ये ग्लाइसिन के टोटल 4 होते हैं। अब इसमें आप दिख रहे होंगे 3 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनके 6 कोडोन है। एक तो ये ल्यूसिन है, एक ये सेरिन है, और ये आर्जिनिन है, जिनके टोटल कितने कोडोन्स होते हैं? 6। इस टेबल में आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो, और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि कोडोन और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, 1 कोडोन कितने अमीनो एसिड के? तो 1 कोडोन, पूरी टेबल को आप चेक करोगे तो 1 कोडोन 2 अमाइनो एसिड के। वो 2 अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं? एक तो मिथ्योनिन होता है, और एक जानते हैं हम ट्रिप्टोफैन होता है। अरे इन दोनों में ही तो डीजेनरेसी अप्लाई नहीं होती है। मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन, इन दोनों के कितने कोडोन माने गए? नॉर्मल केस में इनके कोडोन 2 ही है, एक ये है और ये है, मतलब एक ही है, तो ऐसे अमाइनो एसिड टोटल 2 हो जाते हैं। अच्छा, 2 कोडोन्स वाले अमाइनो एसिड को काउंट करो तो 9 है। कौन कौन से 9? जैसे यहां पर ये 1, इसी तरह से यहां पर ऐसे आप चलते जाओगे तो ये 2 3 4 5 6 7 8, और ये यहां पर 9, इस तरह से ये 9 होते हैं। अच्छा, 3 कोडोन्स एक ही का है, और वो है आइसोल्यूसिन का। ये आइसोल्यूसिन में 1 2 3 है। इसी तरह से 4 कोडोन्स की बात करें तो 5 अमाइनो एसिड के, चेक कर सकते हैं इसमें। 5 कोडोन्स किसी के भी नहीं, 5 कोडोन्स एक भी अमाइनो एसिड के नहीं होते। 6 कोडोन 3 के हैं। अच्छा, 6 से ज्यादा कुछ नहीं होते, 7 8 9 10 ऐसे किसी के नहीं होते। यानी कहने की बात क्या है, इतना समझाने के बाद कंक्लूजन ये है कि अमाइनो एसिड के 1 कोडोन हो सकते हैं, 2 कोडोन हो सकते हैं, 3 कोडोन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 किसी के नहीं होते, 6 हो सकते हैं, 7 8 बाकी कुछ नहीं होते। यानी कितने कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 6। तो 1 2 3 4 एंड 6 होते हैं। अच्छा, ऐसा स्टेटमेंट आता है, सम अमाइनो एसिड्स कोडेड बाय 3 कोडोन्स। क्या बात सही है? सम अमाइनो एसिड, बिल्कुल 3 कोडोन से भी कोड होता है। एक अमाइनो एसिड है, क्या नाम था उसका? जैसे आइसोल्यूसिन। सम अमाइनो एसिड कोडेड बाय 6 कोडोन्स, बिल्कुल 6 से भी कोड होते हैं। सम अमाइनो एसिड कोडेड बाय 5 कोडोन्स, 5 कोडोन से तो कुछ नहीं कोड होता, क्योंकि 5 के लिए तो 0 आ जाएगा, इसका तो एक भी आंसर नहीं होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन यहां पर पूछा जाए, कर सकते हैं बेटे, तो इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा, इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट कोडोन तो आप ध्यान भी रखिए, जैसे फिनाइल एलिनिन के सबको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ल्यूसिन के जो 6 है ये भी याद रखो, 6 वाले तो तीनों याद रखना है। मिथ्योनिन ये इंपॉर्टेंट है। ये जीयूजी इंपॉर्टेंट होता है। जीयूजी किसके लिए होता है? वैलिन के लिए। इसी तरह से सेरिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेरिन में ये 6 हो जाते हैं, ये नीट में आ चुका है। इसी तरह से यहां पर सीसीसी, ये सीसीसी प्रोलिन को कोड करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये स्टॉप कोडोन इंपॉर्टेंट होते हैं, टोटल 3 है, इसके बारे में आगे मैं बता दूंगा आपको। फिर इसमें ट्रिप्टोफैन का ध्यान रखना, जिसमें यूजीजी होता है। इसके बाद यहां पर आर्जिनिन को ध्यान रखिएगा। तो ये जो कोडोन मैंने यहां पर सर्कल बनाए, और एक स्पेशली ग्लाइसिन के बारे में, इनके कोडोन आप कम से कम ध्यान रखें।
और याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। जैसे ल्यूसीन है तो स्टार्टिंग के 2 लेटर तो ये सेम चल रहे हैं, एज ही चेंज हुआ, फिर इसमें ये स्टार्टिंग के लेटर सेम है और ये बाकी थर्ड वाला चेंज होता जाता है। तो इस तरह से आप इसको तरीके से ध्यान रखें तो याद किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कोडोन तो आप इसमें कम से कम याद रखें। आपको अभी तक समझाते टाइम वैसे भी वही कोडोन ज़्यादातर यूज़ किए गए जो एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं कई बार आपसे जी लेता था, यू लेता था, जो इंपॉर्टेंट है वही यूज़ किए जाते थे। क्लियर? तो इस तरह से आपको ये टेबल ध्यान रखनी है।